Welcome to the SDK Movies world. We are presenting Night at the Museum. कहानी की शुरुआत में हम लैरी को देखते हैं। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम निक डेली होता है। लैरी को अपने बेटे के कैरियर डे पर जाना होता है, लेकिन उसकी कार खराब हो जाने के कारण वह नहीं जा पाता है, जिसके कारण निक उससे नाराज हो जाता है। अपने बेटे को मनाने के लिए वह अपनी फार्मर वाइफ एरिका डेली के घर जाता है। वहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम डॉन होता है और अपने बेटे निक के साथ रहती है। अब एरिका से बात करने पर लैरी को पता चलता है कि उसका बेटा उसकी तरह नहीं बल्कि डॉन की तरह बनना चाहता है। यह सुनने के बाद लैरी बहुत दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि अब मुझे किसी भी हाल में अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है। वह काम करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे हमेशा निराशा का सामना ही करना पड़ता है। काफी कोशिशों के बाद उसे एक म्यूजियम में नाइट गार्ड की जॉब मिलती है। वो उस जॉब को किसी भी हाल में करना चाहता है, लेकिन म्यूजियम का बिजनेस उस समय बहुत ही डाउन चल रहा था। वहीं पर 3 गार्ड पहले से ही जॉब कर रहे होते हैं। चूंकि म्यूजियम का बिजनेस डाउन होने के कारण वो उन पुराने 3 गार्डों को निकाल कर उनकी जगह लैरी को अपॉइंट कर लेते हैं। गार्ड जाने से पहले लैरी से मिलने आते हैं। वो लैरी को म्यूजियम की चाबियां और एक मैनुअल देते हैं जिसमें म्यूजियम के सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। साथ ही जाते जाते वो लैरी को ये भी बताते हैं कि रात में किसी को भी बाहर ना जाने देना और सारी लाइट्स को ऑन रखना। फनी नेचर होने के कारण से लैरी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लैरी वहां के रिसेप्शन पर बैठा होता है। तभी उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लैरी उस आवाज की तरफ जाता है। वहां पर वो देखता है कि जब वो म्यूजियम में आया था तब वहां पर एक बड़े से डायनासोर का स्केलेटन रखा हुआ था, लेकिन अब वो इस समय यहाँ पर नहीं था। यह देखकर लैरी घबरा जाता है और धीमे धीमे आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि उसकी तरफ कोई जानवर बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। थोड़ा पास जाने पर वो देखता है कि वो उसी डायनासोर का स्केलेटन होता है। ये देखकर लैरी को उस गार्ड की कही हुई बातें याद आती हैं, जिसमें उसने किसी को बाहर ना जाने देने के बारे में बताया था। यह देखकर लैरी समझ जाता है कि गार्ड ने जो कहा था उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। अब लैरी तुरंत उस मैनुअल को ढूंढकर पढ़ने लगता है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, जैसे अफ्रीकन मैमल्स को लॉक करके रखना, कैपुचिन मंकी से सावधानी बरतना क्योंकि वो बहुत ही शरारती होता है। वो हमेशा म्यूजियम की चाबियों को चुरा लेता है। मैनुअल पढ़ने के बाद लैरी सबसे पहले अफ्रीकन मैमल्स को लॉक करने के लिए भाग कर जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र एक शेर पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी वह दौड़कर उसके गेट को बंद करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो मंकी मौका पाकर म्यूजियम की चाबियां चुरा लेता है। लैरी उस मंकी से चाबी लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे चाबियां नहीं ले पाता है। काफी कोशिशों के बाद वो उससे चाबियां लेने में कामयाब हो जाता है। चाबियां पाते ही लैरी उसे लॉक करके आगे चला जाता है। अब लैरी देखता है कि म्यूजियम की सारी मुर्दा चीजें जिंदा हो गई हैं, जिसमें एंशियंट रोम और माया सभ्यता के लोग भी होते हैं। यहीं पर हम छोटे कद के बोनो को भी देखते हैं। माया सभ्यता का लीडर बहुत ही क्रूर होता है, जिससे सभी लोग बहुत डरते हैं। यहीं पर हम एक नेटिव अमेरिकन लेडी को भी देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि माया सभ्यता के लोग लैरी पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर लैरी की जान बचाने एक आदमी आता है जो कि अमेरिका के 26वें प्रेसिडेंट रोजवेल होते हैं। अब सारी चीजों के जिंदा होने के रहस्य से पर्दा हटाते हुए रोजवेल लैरी को बताते हैं कि यहाँ पर एक इजिप्शियन फेरो की मम्मी को लाया गया था, जिसके साथ एक टैबलेट भी आया था। यह कोई साधारण टैबलेट नहीं बल्कि एक जादुई टैबलेट था। रात होते ही इसकी शक्तियों से सारी बेजान चीजों में जान आ जाती है और सूरज के उगते ही सारी जिंदा हुई चीजें फिर से बेजान हो जाती हैं। अगर कोई गलती से बाहर गया तो सूरज की रोशनी में वो मिट्टी में बदल जाएगा।
प्रेसिडेंट रोजवेल लैरी को बताते हैं कि यहाँ पर हुई गड़बड़ी को अब तुम्हें ही सही करना होगा। बातें करते करते लैरी को एहसास होता है कि प्रेसिडेंट रोजवेल शीशे में बंद खूबसूरत लेडी को पसंद करते हैं। तभी लैरी देखता है कि वो पुराने गार्ड भी म्यूजियम में आए होते हैं। वो उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर होने वाली घटनाओं के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लैरी उन गार्ड पर बहुत गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। बाहर लैरी अपने बेटे और अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड से मिलता है। उसका बेटा उसको जॉब करते देख बहुत खुश होता है और लैरी को गले लगाकर उसे उसकी जॉब की शुभकामनाएं देता है। और एक बार फिर निक अपने डैड को उसके कैरियर डे पर इनवाइट करता है। इसके बाद लैरी म्यूजियम की तरफ वापस लौट जाता है क्योंकि वह अपने बेटे का इंस्पिरेशन बनना चाहता है। लैरी अब उन पुराने गार्ड्स के पास जाता है। गार्ड्स उसे बताते हैं कि यहाँ सरवाइव करने के लिए तुमको इस म्यूजियम के बारे में रिसर्च करना होगा। गार्ड की बातें सुनने के बाद लैरी वहाँ पर म्यूजियम की एक लाइब्रेरी में जाता है और म्यूजियम से जुड़ी सभी चीज़ों पर रिसर्च शुरू कर देता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लैरी एक रिमोट कंट्रोल कार में एक हड्डी को बांध देता है, जिसे डायनासोर जब भी जिंदा हो तो वो उस हड्डी के पीछे जाएगा और लैरी उसे उसकी जगह पर पहुंचा देगा। इसके बाद लैरी आदिवासियों के पास जाता है और उन्हें आग जलाने के लिए लाइटर देता है, जिसकी मदद से वो आसानी से आग जला सकें। लाइटर का उपयोग ना जानने की वजह से आदिवासी खुद को आग लगा लेते हैं। लैरी आग को बुझा देता है। अब लैरी माया सभ्यता के लोगों के साथ भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ एक बार फिर वो शरारती मंकी म्यूजियम की चाबियां चुरा लेता है और साथ ही म्यूजियम की खिड़की को भी खोल देता है। खिड़की खुली देखकर एक आदिवासी म्यूजियम की चाबी को लेकर वहां से भाग जाता है। लैरी भी उसके पीछे भाग कर जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो आदिवासी मिट्टी में बदल जाता है। तभी वहां पर एक सड़क साफ करने वाली गाड़ी आती है और वो उस आदिवासी की मिट्टी को वहां से उठाकर ले जाते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि रात में म्यूजियम में आग लग जाती है, जिसके कारण म्यूजियम का मालिक लैरी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे जॉब से निकाल देता है। वहीं पर निक भी अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम में घूमने आया होता है और वो ये सब सुन लेता है कि लैरी को जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनने के बाद निक को बहुत बुरा लगता है। लैरी भी इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। लैरी अपने मालिक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक आखिरी मौका दिया जाए। इसके बाद म्यूजियम का मालिक उसकी बात मान जाता है और उसे एक बार फिर से जॉब पर रख लेता है। लैरी म्यूजियम में काम करने वाली एक लड़की से मिलता है जो शीशे में कैद उस खूबसूरत लड़की पर रिसर्च कर रही होती है। लैरी उस लड़की को बताता है कि रात में यहाँ की सारी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। वो लैरी की बातों पर विश्वास नहीं करती। लैरी उस लड़की से बोलता है कि मैं तुम्हें उस खूबसूरत लेडी से मिलवा सकता हूँ। लैरी की बातें सुनकर लड़की को लगता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लैरी जानता है कि उसका बेटा उससे नाराज है, इसलिए वो उसे मनाने अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि मेरा बेटा तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमेशा तुम पर विश्वास करता है, लेकिन तुम उसका विश्वास तोड़ देते हो। फिर लैरी उससे कहता है कि मैं अपने बेटे को म्यूजियम ले जाऊंगा और उसके साथ वक्त बिताऊंगा, जिससे उसे अच्छा लगेगा। इसके बाद लैरी निक को म्यूजियम ले आता है और उसे बताता है कि रात में यहाँ की सभी चीज़ें जिंदा हो जाती हैं। अब निक भी उन चीज़ों को फिर से जिंदा होते देखना चाहता था। उस समय रात हो जाती है। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन म्यूजियम की कोई भी चीज़ जिंदा नहीं होती। यहाँ एक बार फिर से लैरी को अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लैरी इस बात का पता लगाने अंदर जाता है। तभी वो वहाँ देखता है कि म्यूजियम के पुराने गार्ड वहाँ की सारी चीज़ें चुरा रहे होते हैं। वो गार्ड उस टैबलेट को चुरा लेते हैं और साथ ही उसमें लगे बटन को दबाकर बंद कर देते हैं, जिस वजह से म्यूजियम की कोई भी चीज़ जिंदा नहीं हो पाती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जादुई टैबलेट निक के हाथ लग जाता है और निक उस टैबलेट को ऑन कर देता है। इसी बीच मौका पाकर गार्ड्स म्यूजियम से बाहर भागने लगते हैं और वो इजिप्शियन फ़ैरो तक पहुंच जाते हैं। गार्ड सबको लॉक कर देते हैं। तभी लैरी इजिप्शियन फ़ैरो को आज़ाद कर देता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर में होने के कारण इजिप्शियन इंग्लिश समझ सकते थे। म्यूजियम में हो रही तबाही को रोकने के लिए लैरी एक मोटिवेशनल स्पीच देता है
इधर तीनों गार्ड म्यूजियम से भागने लगते हैं। तभी वो लोग 2 गार्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन तीसरा गार्ड वो जादुई टैबलेट लेकर भाग जाता है। जैसे ही तीसरा गार्ड गाड़ी को स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि उसके सारे टायर पंक्चर हो चुके हैं, जिसे मिनीचर लीडर ने पंक्चर किया था। गार्ड का पीछा करते हुए प्रेसिडेंट रोजवेल और ग्लास के अंदर वाली लड़की भी आ जाती है। फिर गार्ड उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहां पर खड़ी एक बग्गी को लेकर भागने लगता है। तभी प्रेसिडेंट रोजवेल बग्गी से टकरा जाते हैं, जिससे उनके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की रोजवेल की कमर को मेल्ट वैक्स की मदद से जोड़ देती है। अब सब के सब उस तीसरे गार्ड के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि वो टैबलेट नहीं मिला तो म्यूजियम की रहस्यमयी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भागते भागते गार्ड सेंट्रल पार्क में पहुंच जाता है। तभी वहां लैरी आ जाता है और उससे वो जादुई टैबलेट छीन लेता है। अब लैरी सोचता है कि सबको सुबह होने से पहले म्यूजियम में पहुंचाना होगा, नहीं तो सूरज की रोशनी पड़ते ही सब धूल में बदल जाएंगे। सभी लोग म्यूजियम की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहां पर वो लड़की भी आ जाती है, जिसे लैरी ने म्यूजियम में सभी चीजों को जिंदा होने के बारे में बताया था। वो ये देखकर समझ जाती है कि लैरी उससे म्यूजियम के बारे में सच कह रहा था। सभी लोग म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह वो लड़की म्यूजियम में आती है। लैरी उसे उसी खूबसूरत लड़की से मिलाता है जो शीशे में कैद होती है। वहीं म्यूजियम की न्यूज़ टीवी पर आ रही होती है, क्योंकि पिछली रात म्यूजियम में काफ़ी तबाही हुई थी। इधर म्यूजियम का मालिक लैरी को जॉब से निकालने ही वाला होता है, लेकिन टीवी पर न्यूज़ देकर म्यूजियम में काफ़ी पब्लिक आ जाती है, जिससे म्यूजियम की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है और एक बार फिर म्यूजियम का बिजनेस प्रॉफिट में आ जाता है। ये देखकर म्यूजियम का मालिक अपना फैसला बदल लेता है और लैरी को दोबारा से जॉब पर रख लेता है। इसके बाद एक बार फिर लैरी के बेटे का कैरियर डे आता है। इस बार लैरी वहां जाता है। उसका बेटा लैरी पर बहुत गर्व करता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि लैरी म्यूजियम में एंजॉयमेंट के साथ काम करता है और साथ ही उन पुराने गार्ड को वहां पर म्यूजियम की सफाई के लिए रख लिया जाता है। इसी के साथ ये एडवेंचर और फनी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।